हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था साइकोलॉजी में अधिगम, उसमें अपने आगे बढ़ रहे हैं और आज अपने पढ़ने वाले अधिगम के सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले? अधिगम के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत यहाँ से 100% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैं अधिगम के सिद्धांत की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ हिलगार्ड की। अब देखो बेटा, हिलगार्ड नाम का एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरीज ऑफ ए लर्निंग। इसकी बुक का नाम रहेगा, बुक का नाम क्या रहेगा? थ्योरीज ऑफ ए लर्निंग। अब देखो बेटा, इन्होंने जो ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में इन्होंने 10 से भी ज़्यादा यानी 10 से प्लस आपके अधिगम सिद्धांतों का वर्णन किया है। इन्होंने अधिगम में सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। 10 से भी अधिक अधिगम सिद्धांतों का वर्णन किया गया है थ्योरीज ऑफ ए लर्निंग पुस्तक के अंतर्गत। और थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है, ये लिखी हुई है हिलगार्ड की। किसकी लिखी हुई है? हिलगार्ड की। अब देखो बेटा, मैं एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही शानदार रहेगा, फ्रेडरिक। अब देखो बेटा, फ्रेडरिक का क्या मानना है कि जो भी जितने भी सिद्धांत हैं ना आज तक बने हुए, उन्होंने कहा कि एक भी सिद्धांत पूर्ण रूप से ना ही तो सही कह सकते हो आप, ना ही किसी सिद्धांत को आप गलत कह सकते हो। यानी इन्होंने कहा था कि अधिगम के कोई से भी सिद्धांत की बात कर लो, चाहे अधिगम के नहीं, कोई सा भी सिद्धांत है आज तक कि ना ही तो वे एकदम पूर्ण रूप से सत्य होता है, ना ही पूर्ण रूप से वह उनको आप गलत बता सकते हो। बल्कि सिद्धांत क्या होते हैं, कुछ एक विशेष कार्य के लिए कुछ सिद्धांत ज़्यादा लाभदायक होता है तो कुछ सिद्धांत कम लाभदायक होता है। यानी जैसे अधिगम के सिद्धांत क्या कहता है, यानी अधिगम किस प्रकार से सीखा जाता है, उनके बारे में सिद्धांत बनाएंगे। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत बनाए। यदि बात एकदम सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य होता तो कोई दूसरे सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्होंने अलग अलग मनोवैज्ञानिक की अलग अलग विचारधारा के ऊपर अधिगम के अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से एकदम सत्य कोई सा भी सिद्धांत नहीं है, और अपन यह भी नहीं कह सकते कि इनका सिद्धांत गलत है। इसलिए फ्रेडरिक ने कहा, क्या कहा था कि कोई भी सिद्धांत ना तो सही और ना ही गलत होते हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्यों में कुछ अधिक व कम लाभप्रद होते हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा फ्रेडरिक ने कहा था कि कोई भी सिद्धांत ना तो सही है और ना ही गलत है, बल्कि कुछ विशेष कार्यों में कुछ ज़्यादा लाभदायक होता है तो कुछ कम लाभदायक होता है। जैसे मैं एक सामान्य से उदाहरण से समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप मान लो अधिगम के सिद्धांत पढ़ोगे। अब अधिगम के सिद्धांत पढ़ोगे तो अधिगम के सिद्धांत है सब अलग अलग है, तो पूर्ण रूप से ना ही तो कोई सही है ना ही गलत है। जैसे मैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की बात करता हूँ, उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। हालांकि वह सिद्धांत हमारे लिए लाभदायक भी है तो उन सिद्धांत के कुछ दोष भी है। अब देखो बेटा कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कुछ आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा तो कुछ कम लाभदायक रहेगा। यानी कुछ से एग्ज़ाम में प्रश्न 2 देखने को मिलेगा, कुछ से 1 देखने को मिलेगा, कुछ से नहीं भी मिलेगा आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने के लिए। तो यह जो आप अधिगम सीख रहे हो, यह आपके कोई विशेष कार्य के लिए कुछ ज़्यादा लाभदायक रहेगा या कुछ कम लाभदायक रहेगा। ऐसा किसने कहा था? फ्रेडरिक ने कहा था।
तो ये दो बात ध्यान दे लेना कि अधिगम के सिद्धांतों की बात करते हैं तो हिलगार्ड की एक पुस्तक है थ्योरीज ऑफ ए लर्निंग, उसमें 10 से भी ज़्यादा अधिगम सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और फ्रेडरिक ने कहा था कि कोई भी सिद्धांत ना तो सही और ना ही गलत होता है, लेकिन कुछ विशेष कार्यों में कुछ ज़्यादा तो कुछ कम लाभदायक होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं अपने अधिगम के सिद्धांतों की बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत मैं ले रहा हूँ प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। पहले सिद्धांत की बात करते हैं अपने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ध्यान से सुनना बेटा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब ध्यान से देखना बेटा, इस प्रयास व त्रुटि का जो अधिगम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक माना गया है थॉर्नडाइक को। यानी इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन रहेगा? तो इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक रहेगा थॉर्नडाइक। कौन रहेगा? थॉर्नडाइक। अब बेटा बात करते हैं अपन थॉर्नडाइक से संबंधित। यदि थॉर्नडाइक से संबंधित आपके एग्जाम में कोई प्रश्न देखने को मिल जाए तो थोड़ा बहुत आपको थॉर्नडाइक को पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक कौन था। पहली बात की जाए तो थॉर्नडाइक है वह आपके विलियम जेम्स का शिष्य था। विलियम जेम्स का शिष्य था, स्टूडेंट था बेटा। अब आपको पता है कि मनोविज्ञान में विलियम जेम्स भी बहुत शानदार मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। अब उनका शिष्य है तो ये भी बहुत शानदार कार्य करेगा। अब विलियम जेम्स की मैं बात करता हूँ तो विलियम जेम्स है ये आपके मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक है। मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे। यानी आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वह हमारा विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स से ध्यान दे लेना बेटा कि विलियम जेम्स का नाम आ जाए तो सन 1875 में विलियम जेम्स ने सबसे पहला मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया था। यानी सर्वप्रथम मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया था। यानी मनोविज्ञान का सबसे पहला सिलेबस बनाने वाले कौन है? विलियम जेम्स बेटा। 1875 में सबसे पहला सिलेबस बनाते हैं और मनोविज्ञान की एक 1890 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यानी इनके बुक का नाम रहेगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब ध्यान देना बेटा, इनकी जो पुस्तक है ना प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह पुस्तक मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक मानी जाती है। यानी सबसे पहले मान्यता प्राप्त बुक मानी जाती है मनोविज्ञान की। यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है यह प्रथम वैधानिक पुस्तक मानी जाती है। प्रथम वैधानिक पुस्तक। अब ध्यान देना बेटा, यदि ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है कि मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक है तो बेटा बता देना प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान देना, यदि ऐसा पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के प्रतिपादक है तो कौन है? आपके थॉर्नडाइक के गुरु यानी विलियम जेम्स। अब ध्यान देना बेटा, मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक पूछे तो भी क्या बताओगे? विलियम जेम्स। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किसने किया? तो विलियम जेम्स ने। किसने किया था? विलियम जेम्स ने। अब बेटा थोड़ा सा इनके गुरु की चर्चा थी, अब वापस गुरु के स्टूडेंट की चर्चा करते अपन। तो थॉर्नडाइक है ये इन अपने गुरु से प्रभावित हुए थे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन्होंने टीचर कॉलेज के अंतर्गत बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत किया था और वहाँ पर बहुत अच्छा शानदार कार्य भी किया था। अब बेटा थॉर्नडाइक की बात की जाए तो थॉर्नडाइक आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के
प्रतिपादक माने जाते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है ये, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है कौन है? थॉर्नडाइक है बेटा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मनोविज्ञान और शिक्षा। और मनोविज्ञान को एजुकेशन से जोड़ने का जो कड़ी है वह है हमारा मानव का व्यवहार। मानव के व्यवहार के द्वारा ही मनोविज्ञान को एजुकेशन में स्थान मिलता है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार होती है। तो थॉर्नडाइक के संबंध में ध्यान देना ना, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है। इनके अलावा ध्यान देना बेटा, थॉर्नडाइक कोई प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन रहेगा? थॉर्नडाइक। कौन रहेगा? थॉर्नडाइक रहेगा। अब ध्यान देना बेटा, इसके अलावा मानव व्यवहार का वास्तविक जो संस्थापक है ये भी कौन रहेगा बेटा? थॉर्नडाइक रहेगा। इसके अलावा मनोविज्ञान के अंतर्गत पशुओं के ऊपर सबसे पहला प्रयोग करने वाले वह भी कौन है? थॉर्नडाइक। यानी मैं यह कह सकता हूँ इसे कि पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो थॉर्नडाइक है आपके शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनके अलावा ध्यान देना बेटा, तो थॉर्नडाइक ने पुस्तकें भी लिखी है और उन पुस्तकों के नाम याद रखना। थॉर्नडाइक की पुस्तकों के नाम हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। इनके अलावा एक इनकी पुस्तक का नाम रहेगा एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। यानी इन्होंने जो ये प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत दिया है, ये प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का वर्णन एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक में ही किया था। इसमें क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस में क्या था। इनके अलावा इनकी पुस्तकों के नाम और भी याद रखना। द मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, एक इनकी पुस्तक है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा इनके पुस्तकों के नाम। अब डेटा देखो, ये थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? दिगम का। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब ध्यान देना बेटा, जैसे पिछली बार रेट में यहाँ से ही प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न क्या पूछा गया था? SR थ्योरी का संबंध, और SR थ्योरी का संबंध वहाँ पे ऑप्शन में क्या था? थॉर्नडाइक। यदि RS का पूछता तब हो जाता इसके ना। अब बेटा बात ये आती है कि सर SR RS क्या कर रहे हो? अरे ये क्या है अभी बताएंगे। अब देखो बेटा, ये कब पता चलेगा? यानी इस सिद्धांत को आप अन्य किन किन नामों से जानते हो? अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है? जैसे प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलते रेस्पॉन्स। इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म देखें तो स्टिमुलस से आ जाएगा S और रेस्पॉन्स से आ जाएगा R। इसलिए इस सिद्धांत को अपन क्या कह सकते हैं? SR थ्योरी, SR सिद्धांत भी कह सकते हैं। SR सिद्धांत भी आप इन्हें कह सकते हो।
इनके अलावा देखो बेटा, इनको आप बंद सिद्धांत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बंद सिद्धांत भी कह सकते हो। इन्हें आप सहज संबंधवाद सिद्धांत भी कह सकते हो। सहज संबंधवादी सिद्धांत भी कह सकते हो। कैसे? कि जब आपको कोई उद्दीपक मिलेगा तो उनके प्रति आप प्रयास करोगे प्राप्त करने के लिए, यानी जो प्रयास करते उन्हें बोलते अनुक्रिया। तो आपका लक्ष्य पहले से निर्धारित है, उनके लिए आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो उनका आपस में कनेक्शन होता है। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं? इसे बंद सिद्धांत या सह संबंधवाद सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब ध्यान देना, इनके अलावा इसके सिद्धांत को सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्हें सुख दुख का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अलावा इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत को अन्य किन नाम से जानते हैं? तो दोहराव व आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। दोहराव व आवृत्ति का सिद्धांत भी आप इन्हें कह सकते हो। तो यहाँ तो देखो बड़ा सामान्य सी जानकारी है कि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत की बात करें तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन रहेगा? थॉर्नडाइक। कौन रहेगा? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कौन थे? तो थॉर्नडाइक विलियम जेम्स का शिष्य था। विलियम जेम्स कौन थे? तो विलियम जेम्स बेटा मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक था। इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया था और उन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये इन्होंने 1875 में सिलेबस बना दिया और पुस्तक लिखी थी 1890 में। ठीक है, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक मानी जाती है। इनके अलावा थॉर्नडाइक है आपके शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इनके अलावा थॉर्नडाइक की पुस्तक के नाम एजुकेशन साइकोलॉजी है। इनके अलावा एनिमल इंटेलिजेंस है। एनिमल इंटेलिजेंस, जिसमें प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। द मेजरमेंट ऑफ ए इंटेलिजेंस, द मेजरमेंट ऑफ ए इंटेलिजेंस भी है। अब ध्यान देना बेटा, इनके सिद्धांत को आप अन्य किन किन नामों से जानते हो? तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को आप उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हो। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हो। और उद्दीपक क्या होता है, अनुक्रिया क्या होती है, अभी इसके आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं, इनको आप एसआर सिद्धांत भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं और अनुक्रिया को रेस्पॉन्स कहते हैं, इसलिए इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म ले ली गई है। अब यहाँ पे देखो, इसी को दोनों में आपस में बंध पाया जाता है, इसलिए बंध सिद्धांत या सह संबंधवाद सिद्धांत भी कह सकते हो। इनको आप सुख दुख का सिद्धांत भी कह सकते हो। इन्हें आप दोहराव व आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकते हो। दोहराव व आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकते हो। अब देखो बेटा, इनके सिद्धांत को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक देख लेना। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, और दिक्कत हो तो आप कोई भी आप कमेंट कर सकते हो। दोबारा ध्यान से देख लो। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रतिपादक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक विलियम जेम्स का शिष्य है, वास्तविक मनोविज्ञान का संस्थापक है। सबसे पहले मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया, पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो प्रथम वैधानिक पुस्तक है। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है और थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और थॉर्नडाइक ने पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि पशुओं के ऊपर मनोविज्ञान के संबंध में अध्ययन करने का सबसे पहला प्रयास थॉर्नडाइक का ही है। इनके अलावा पुस्तकों के नाम एजुकेशन साइकोलॉजी है, एनिमल इंटेलिजेंस है, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है। इन प्रकार इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तकों के नाम हैं। अब ध्यान देना, इनके अलावा इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, बंध सिद्धांत, सह संबंधवाद सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, दोहराव आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते बेटा, यहाँ से आगे देखो बेटा, बात की जाए तो अपन अब देखेंगे कि ये सिद्धांत है क्या। सिद्धांत है, अभी तक आपने देखा क्या, सिद्धांत का अन्य नाम देख लिए और सिद्धांत किसने दिया, जो प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, उनके बारे में चर्चा की। अभी तक अपन ने नहीं देखा कि यह सिद्धांत क्या चीज़ है।
सिद्धांत क्या है। अब ध्यान दो बेटा, इस सिद्धांत को आप उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हो, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन्हीं पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उद्दीपक क्या होता है। अब ध्यान से देखना बेटा, उद्दीपक इसको बोलते स्टिमुलस, ठीक है। अब देखो बेटा, उद्दीपक क्या है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि उद्दीपक क्या है, कि उद्दीपक एक पर्यावरण का, उद्दीपक आपके इन्वायरमेंट का, पर्यावरण की वह वस्तु या पद है। कि उद्दीपक क्या है, उद्दीपक आपके इन्वायरमेंट की वह वस्तु या पद है जिससे मानव या पशु, कोई भी मनुष्य या पशु क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, वह उद्दीपक माना जाता है। जैसे सरकारी अध्यापक का एक पद है, सरकारी टीचर का एक पद है, और उस पद के इन्वायरमेंट का एक पद है, और उस पद को आप प्राप्त करने के लिए ही क्या करोगे, अनुक्रिया। यानी जब इस पोस्ट से आप प्रेरित होंगे तो ही आप यहाँ मेरी क्लास देखोगे, और जब आप इस पोस्ट से प्रेरित नहीं हो तो आप मेरी क्लास नहीं देखोगे, क्योंकि इससे आपको कोई महत्व नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको सरकारी पोस्ट पे जाना है, मास्टर बनना है, तो आप क्लास देख रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो। तभी तो थॉर्नडाइक ने कहा कि पहले उद्दीपक आता है, बाद में अनुक्रिया की जाती है, जबकि स्किनर ने कहा कि पहले अनुक्रिया की जाएगी, तभी आपको उद्दीपक की प्राप्ति होगी। अब ध्यान देना कि यानी पर्यावरण की वह वस्तु या पद है जिससे मनुष्य या पशु क्रिया करने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए कह सकता हूँ, या प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है, वही क्या माना जाएगा, वही आपका उद्दीपक माना जाएगा। पर्यावरण की वह वस्तु या पद जिससे मनुष्य या पशु क्रिया करने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाए, तो वही क्या माना जाएगा, उद्दीपक माना जाएगा। और मनोविज्ञान में उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, और सबसे पहला प्रयोग मनोविज्ञान में किसने किया, तो किया थॉर्नडाइक ने। किसने किया, थॉर्नडाइक ने। मनोविज्ञान में उद्दीपक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। लेकिन बेटा उद्दीपक है ना, ये उद्दीपक आपको जो शब्द दिख रहा है, इसका मूल अर्थ क्या होता है, उद्दीपक का मूल अर्थ क्या होता है, इसका मूल अर्थ होता है प्रेरक। क्या होता है, प्रेरक। और प्रेरक कौन होता है, जो हमें प्रेरणा देता है, आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रेरक। और प्रेरक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब ध्यान देना बेटा कि इस प्रेरक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन करते हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा, उद्दीपक शब्द का तो पहली बार प्रयोग थॉर्नडाइक कर रहा है, जबकि प्रेरक शब्द का सबसे पहली बार मनोविज्ञान में प्रयोग किया था मैकडूगल ने किया था। किसने किया, मैकडूगल ने किया था। किसने किया, मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल कौन है बेटा, मैकडूगल कौन है, तो मैकडूगल आपके मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक है, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक है। यानी अपन में जो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, उनके बारे में किसने बताया, मैकडूगल ने। अब बात की जाए बेटा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई, तो बेटा मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 ही संवेग बताए थे। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की मनुष्य में संख्या कितनी बता दी, 14 बताई थी। ये तो हुआ बेटा उद्दीपक। अब बात करता हूँ मैं अनुक्रिया की, क्योंकि दो ही शब्द यूज किए गए इसके सिद्धांत में, थॉर्नडाइक में। अनुक्रिया को क्या कह सकते हैं, रेस्पॉन्स। क्या कह सकते हैं, रेस्पॉन्स। अब ध्यान देना बेटा, अनुक्रिया क्या होती है।
अनुक्रिया यह होती है कि अपने जो पहले उद्दीपक निर्धारित किया है, क्या निर्धारित किया था? उद्दीपक। तो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास, करने के लिए किया गया प्रयास। अब देखो बेटा, आपने पहले से जो उद्दीपक के निर्धारित कर लिया है, उसे आप प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, वह प्रयास आपका क्या माना जाएगा? अनुक्रिया, रेस्पॉन्स मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? रेस्पॉन्स मानी जाएगी। जैसे मैं आपको एक साधारण से उदाहरण में ले जाता हूँ। जैसे कोई भी एक शिक्षक होता है और मान लो वह कोचिंग संस्थान के लिए कहीं से उनके पास रिक्वायरमेंट आती है डेमो की, तो वह वहाँ पर यानी उसको वहाँ रिक्वायरमेंट मिली है कि वहाँ पर उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए स्थान दिया जा रहा है। तो उस स्थान से यानी उसे क्या मिल गया? उद्दीपक मिल गया। तो उससे वह प्रेरित होगा कि मैं वहाँ पर मैं वहाँ सेलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। तो उनके लिए वह वहाँ जाएगा, डेमो देगा, तो क्या करेगा? क्रिया करेगा, यानी वह रेस्पॉन्स छोड़ के जाएगा, रेस्पॉन्स छोड़ के जाएगा, ताकि अगले दिन क्लास में उस टीचर को बुलाना है या नहीं बुलाना है। ये किस पर निर्भर करेगा? ये उसके रेस्पॉन्स पर, यानी वह उससे उद्दीपक से कितना प्रेरित हुआ है, उस उद्दीपक से कितना प्रेरित हुआ है। यदि उस टीचर को वहाँ पढ़ाना है और उनके ये सेट हो जाती है, तो वह अच्छा रेस्पॉन्स वहाँ पर छोड़ करके आएगा। क्या छोड़ के आएगा? अच्छा रेस्पॉन्स छोड़ के आएगा। इसीलिए कहा कि जितना ज़्यादा इनमें संबंध होगा ना, जितना ज़्यादा संबंध होगा उतना ही ज़्यादा सीखा जाएगा। यानी थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया है, इनके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है, इनके बीच में एक संबंध पाया जाता है, और वह संबंध होता है अधिगम। वह संबंध क्या होता है? अधिगम। जैसे आपके पास उद्दीपक मिला हुआ है सरकारी मास्टर का, सरकारी मास्टर बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हो? सरकारी मास्टर। अब इस मास्टर का जो पोस्ट है, यह आपका इन्वायरमेंट का एक पोस्ट है, यानी इससे आप क्या हो गए? प्रेरित, और आप मास्टर बनना चाहते हो। इनके लिए आप क्या करोगे? अनुक्रिया। क्या करोगे? अनुक्रिया। अनुक्रिया का अर्थ हुआ कि आप मनोविज्ञान पढ़ोगे, आप टीचिंग मेथड पढ़ोगे, आप लैंग्वेज पढ़ोगे, आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे, यानी जितनी ज़्यादा अनुक्रिया करोगे, तो इनका बीच का उतना ही संबंध अधिक गहरा बनेगा, और जितना ज़्यादा आप इनका अध्ययन करोगे उतना ही आप ज़्यादा संबंध बनेगा, यानी आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, और ज़्यादा चीज़ सीखोगे आप, तभी आपको ये पद मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? पद मिलेगा। और ये बीच का संबंधी क्या होता है? इनके बीच में जो संबंध पाया जाता है वह क्या होता है? अधिगम। और अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप इन्हें यदि सीखोगे ना, तो आपका दोनों का अनुक्रिया और इस उद्दीपक के बीच में क्या बनेगा? गहरा संबंध बनेगा, और गहरा संबंध बनेगा तो आपको उद्दीपक की क्या होगी? प्राप्ति होगी। क्या होगी? उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, उद्दीपक क्या कह सकते हो? स्टिमुलस कह सकते हो इंग्लिश में। क्या है? तो थॉर्नडाइक ने कहा पर्यावरण की वह वस्तु या पद है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य या पशु प्रेरित होता है। यानी थॉर्नडाइक ने एक चीज़ ये भी बताई थी कि मनुष्य और पशु में सीखने की क्षमता एक समान होती है। मनुष्य और पशु में सीखने की क्षमता एक समान होती है। ठीक है। अब ध्यान देना, उद्दीपक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग है मनोविज्ञान में किसने किया? थॉर्नडाइक ने। और उद्दीपक का मेन अर्थ क्या है? प्रेरक है। और इस प्रेरक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग मैकडूगल ने किया था, और मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है, और मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई थी उन्होंने। अनुक्रिया क्या होती है? अनुक्रिया को कह सकते हो आप रेस्पॉन्स, यानी आपके उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयास ही क्या कहलाएगा? रेस्पॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया की बात हुई। अब आगे मैं बात करूंगा कि उद्दीपक, अनुक्रिया, तो आप ऐसे शब्दों के मेरे नाम लेते आपको पता चल जाना चाहिए कि उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या होती है। ठीक है। कोई दिक्कत है?
यहाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अब बात करते हैं अपन अभी तक सिद्धांत में जो 2 शब्द काम में ले लिए गए थे उन शब्दों की चर्चा की अभी तक, कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को, पर्यास व त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहा उद्दीपक अनुक्रिया। तो उस उद्दीपक और अनुक्रिया की बात की अभी तक अपन ने नहीं देखा कि इनका सिद्धांत क्या है। अभी तक अपन ने नहीं देखा है कि इनका सिद्धांत क्या है। अब ध्यान से सुनना कि इनका सिद्धांत है, इन्होंने यह सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने अपना प्रयोग है वह किस पर किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पर किया था बेटा? बिल्ली पर। इन्होंने किस पर किया था? बिल्ली पर। अब बेटा बिल्ली को क्या कर दिया उन्होंने? एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। बिल्ली को एक बॉक्स में क्या कर दिया? बंद कर दिया जाता है। और बिल्ली को बंद करने के बाद बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है। बाहर एक मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है। मछली के मांस का क्या रख दिया जाता है? टुकड़ा रख दिया जाता है। अब देखना बेटा, बिल्ली को क्या लग जाती है? भूख लग जाती है। बिल्ली कैसी है? भूखी है बेटा। और इस बॉक्स में बंद किया जाता है। उस बॉक्स का नाम रख दिया जाता है उलझन बॉक्स। उस बॉक्स का नाम क्या है? उलझन बॉक्स। मतलब इसमें उलझन पड़ेगी, साधारण तो आसानी से बाहर तो आ नहीं सकती। अब देखो बेटा, बात क्या होती है कि यहाँ पर एक इस प्रकार का एक स्विच लगाया गया है। इसको दबाने से इसका गेट खुल जाता है और अन्यथा इनके अलावा कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब यानी उसको भूख लगी, बिल्ली को क्या लगी? भूख लगी। अब बिल्ली को भूख लगी ना, तो भूख लगी यानी इसको ऐसा एक उद्दीपक मिला। कैसा मिला? स्वाभाविक उद्दीपक है। भूख ऐसा उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। अब स्वाभाविक उद्दीपक है और एक होते हैं अस्वाभाविक। क्या अंतर होता है? स्वाभाविक यानी ऐसा उद्दीपक जिससे हमें मिलता है, अंदर कुछ संतुष्टि होती है। जैसे भोजन मिलेगा, भूख मिट जाती है, तो यह आपका स्वाभाविक उद्दीपक माना जाएगा। अब क्या होता है कि ये क्या करती है? बाहर निकलने के लिए बार बार क्या करती है? प्रयास। अब इनको प्राप्त क्या करना है? ये मांस का टुकड़ा करना है। यानी ये प्रेरित किससे हुई है? मांस के टुकड़े से। इसलिए मांस का टुकड़ा क्या मानेंगे? उद्दीपक। अब बेटा यदि यहाँ पर ये मांस का टुकड़ा नहीं पड़ा होता तो ये इधर इसको प्राप्त करने के लिए, बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं करती। तो पहले तो अनुक्रिया नहीं, पहले क्या दिखेगा उसे? उद्दीपक। अब इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए ये बार बार क्या करेगी? प्रयास करेगी। बिल्ली बाहर निकलना चाहेगी, बाहर निकल नहीं सकती, तो ये बार बार क्या करेगी? प्रयास। और इनका प्रयास वह क्या जा रहा है? व्यर्थ में, गलत प्रयास कर रही है। इसीलिए तो सिद्धांत का नाम रखा गया है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। त्रुटियां करेगी। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि यह स्विच दब जाता है और यह गेट खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर के मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। फिर क्या होता है? दोबारा इसको बंद किया जाता है। तो पहले की अपेक्षा आपकी बार ये त्रुटियां कम करेगी। फिर और बंद किया जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जैसे बंद किया, मांस का टुकड़ा रखा और हाथों हाथ उन्होंने स्विच दबाया, बाहर आ गए। मतलब उस चीज़ को क्या कर लिया? उन्होंने सीख लिया। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि अपन कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो उनका यदि अपन बार बार यदि कोई प्रयास किया जाए तो जो अपन गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। उन गलतियों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी, जिससे अपन उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो ध्यान देना बेटा कि थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर किया गया था? बिल्ली पर। बिल्ली के द्वारा किया गया प्रयास है। बिल्ली के द्वारा इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही है वह उसकी क्या है? अनुक्रिया है। वह उसके प्रति क्या है? अनुक्रिया है। और मांस का जो टुकड़ा है वह क्या है? उद्दीपक है। और इनको जो भूख लगी है वह क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। बॉक्स का नाम पूछे तो क्या है? उलझन बॉक्स है। बॉक्स का नाम पूछे तो क्या है? उलझन बॉक्स है। अब देखो बेटा, इससे इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत।
और इस सिद्धांत को कौन सी पुस्तक में लिख दिया, तो उन्होंने इस पुस्तक को एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक में लिख दिया। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक में लिख दिया गया था। अब बेटा बात ये आती है, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत किस पर किया, बिल्ली पर किया, मांस का टुकड़ा रखा, किस प्रकार का बॉक्स था, कैसी क्रिया की, ये आपको पता चल गया। अब ध्यान देना यहाँ पर कि अनुक्रिया क्या है, तो बिल्ली के द्वारा किया गया प्रयास अनुक्रिया है, मछली का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा क्या है, उद्दीपक है, और भूख क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, बॉक्स का नाम है उलझन बॉक्स है। इसको कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, तो एनिमल इंटेलिजेंस। और एनिमल इंटेलिजेंस में कौन सा सिद्धांत का वर्णन है, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का। यह पुस्तक किसकी लिखी गई है, थॉर्नडाइक की लिखी गई है। अब ध्यान देना, थॉर्नडाइक ने यह भी बताया था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या पाया जाता है, संबंधी, और वह संबंधी क्या है, वह संबंधी क्या है, अधिगम है। यानी ये इनके बीच में रेस्पॉन्स अनुक्रिया करेगी तो वह एक दिन ऐसा आता है कि वह इसी चीज़ को सीख जाती है, और सीखने को अपन क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। और कब सीखेगी, जब इनके आपस में कोई वह रिएक्शन करेगी। यदि वह प्राप्त करना ही नहीं चाहे, कोई भी प्रयास नहीं करेगी, तो वह नहीं सीख पाती है, तब वह नहीं सीख पाती है। अब ध्यान देना बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का क्या महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का क्या महत्व है, ले लो बेटा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। अब ध्यान देना बेटा, बिठा देता हूं। अब इनके शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इनके सिद्धांत का महत्व क्या है। शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व। अब ध्यान देना बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसका महत्व क्या है। देखो बेटा, इसका महत्व यह है कि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, मंद बुद्धि वाले बालकों, मंद बुद्धि वाले बालकों और जो प्रारंभिक कक्षा वाले बालक होते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी माना गया है, बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, मंद बुद्धि वाले बालकों और प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए इनका सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि उन्हें बार बार क्या कराते रहो, प्रयास कराने से ही वह सीखेगा। जैसे उसे कह कबूतर लेके देते बेटा, बड़ा ये कह कबूतर के ऊपर एक ऊपर फेर लिया, एक ऊपर फेर लिया, यानी बार बार क्या करे, प्रयास। तो वह त्रुटियां करेगा, कहीं कहीं इधर जाएगा, कभी उसका हाथ इधर जाएगा, लेकिन वह एक स्थिति ऐसी आती है कि वह उनके ऊपर आसानी से लिखना सीख जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखना, दूसरी बात यह है कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा कि गणित और विज्ञान विषय का अध्ययन कराने के लिए या सिखाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। किनका, गणित व विज्ञान विषय को सिखाने में उपयोगी है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि गणित और विज्ञान विषय को सिखाने में इनका सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। ऐसा किसका मानना, क्रो एंड क्रो का। यानी गणित में और विज्ञान में दोनों में ही प्रयास की बार बार प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे इसका महत्व बता रहा हूँ, कोलसनिक ने क्या माना था, कोलसनिक ने कहा था कि लिखना है, कोई भी लिखना या पढ़ना, लिखना या लिखने पढ़ने व गणित सीखने में उपयोगी है। देखो बेटा, क्रो एंड क्रो ने कहा गणित और विज्ञान विषय सिखाने में, कोलसनिक ने कहा लिखने, यानी बच्चे को आप कोई भी चीज़ लिखना सिखाते हो तो बार बार लिखवाते रहो तो वह गलतियां करता रहेगा और अंत तक वह सीख जाएगा। पढ़ने में भी बार बार पढ़ाते रहो, गलतियां करेगा, सुधार करेगा, सीख जाएगा। और गणित सिखाओ, बार गलतियां करेगा, प्रयास करने से वह उन चीज़ को भी सीख जाता है। तो यह इनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्व की बात है। तो मंद बुद्धि वाले बालकों और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी माना गया है।
थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को, क्रो एंड क्रो ने गणित और विज्ञान विषय सीखने में उपयोगी बताया, और कोलेस्निक ने लिखने पढ़ने और गणित सीखने में उपयोगी बताया। अब ध्यान दो बेटा, इनके सिद्धांत का शिक्षा में अपने महत्व देखा, लेकिन दोष नहीं देखे भी, तो दोष भी देख लेते हैं। क्योंकि फ्रेडरिक ने कह दिया था कि कोई भी सिद्धांत ना ही तो सही है ना ही गलत है, ना ही सही है ना ही गलत है। अब ध्यान दो बेटा, इनके सिद्धांत का दोष की बात करता हूं मैं, तो थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के दोष क्या क्या है? दोष, अब ध्यान दो बेटा, दोष क्या रहेगा कि इनके सिद्धांत में अपन को बार बार क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है, और बार बार प्रयास करेंगे और उससे यदि कोई चीज़ सीखते हैं तो इससे हमें सीखने में समय क्या लगेगा? ज़्यादा। पहली बात, समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, और बार बार प्रयास करना, बार बार प्रयास करना व्यर्थ है, बार बार प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि इसमें बार बार व्यर्थ गलत प्रयास हो रहे हैं। जैसे वहाँ एक मैं उदाहरण से ले जाता हूँ आपको वापिस इनके प्रयोग में। अब बिल्ली को वह स्विच दबाकर बाहर निकलना है, यदि वही चीज़ सिखाई जाए कि ये स्विच दबाकर बाहर निकलना है, तो वह जो पहले बाहर निकलने के जो प्रयास कर रही थी, वह प्रयास का कोई महत्व नहीं है। जैसे अब आपको ऐसे कि आपको सरकारी मास्टर बनना है, और सरकारी मास्टर बनने के लिए आपको मनोविज्ञान पढ़नी है, और मनोविज्ञान में भी आपको मैंने कह दिया कि आपको अधिगम में 3 से 5% देखने को मिलेगा, यहाँ से % देखने को मिलेगा, ये पढ़ना है। अब आपको ये पता है कि मनोविज्ञान के 30% आएंगे, और आप इस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, सीख रहे हो। एक आपको कुछ बताया नहीं जाए कि आपको सरकारी मास्टर बनना है, पेपर आएगा तब पता चल जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। अब आप मान लो कि वहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, उर्दू भी पढ़ रहे हो, संस्कृत भी पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, गणित भी पढ़ रहे हो, SS वाले भी, और वहाँ पर उनका प्रश्न भी नहीं आ रहा है, तो वह आपका सीखना क्या जा रहा है? व्यर्थ जा रहा है। इसलिए यानी इसके दोष में यह भी ध्यान दे लेना चाहिए कि जब एक इसकी कार्य को एक विशिष्ट विधि से सिखाया जा सकता है तो बार बार प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अब आपको मान लो कि कोई एक विशेष किसी विधि के द्वारा, मेथड के द्वारा यदि किसी कार्य को सिखाया जा सकता है, तो फिर आप कहते हो कि ऐसे बार बार प्रयास कर, बार बार प्रयास कर, तो वह बार बार प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहा कि अपने एक बार में उसको एक विशिष्ट मेथड के द्वारा, विशेष विधि के द्वारा यदि सीखा सकते हैं तो बार बार प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय वेस्ट होता है। यदि किसी कार्य को एक विशेष विधि द्वारा सिखाया जा सके तो बार बार प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती बेटा। तो इनके दोष में ध्यान लेना, समय अधिक लगता है, बार बार प्रयास करना व्यर्थ में जाता है। यदि किसी कार्य को एक विशेष विधि द्वारा एक बार में सिखाया जा सकता है तो बार बार सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपने बेटा आज अधिगम का एक सिद्धांत देख लिया है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक को माना गया है। थॉर्नडाइक आपके विलियम जेम्स का शिष्य था। विलियम जेम्स मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक है। प्रथम में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया, और इनके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक है। थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ी चर्चा देखी, थॉर्नडाइक की पुस्तकों के नाम देखें। इनके अलावा आपने थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जान सकते हैं। इस सिद्धांत में उद्दीपक और अनुक्रिया 2 शब्द काम में लिए गए हैं, उन शब्दों के बारे में अब देखो बेटा। और इन्होंने अपना जो प्रयोग है वह बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। उसको एक बॉक्स में बंद किया, उलझन बॉक्स से, बाहर एक मांस का टुकड़ा रखा था मछली का, और उनका प्रयोग करने से निष्कर्ष क्या आया कि अपने बार बार प्रयास करने से हमारी त्रुटियों में कमी आती है और अपन उस कार्य को सीख जाते हैं। इनके सिद्धांत से निष्कर्ष ये निकलता है कि बार बार प्रयास करने से हमारी त्रुटियों में, गलतियों में कमी आती है और अंत तक अपन उस कार्य को सीख जाते हैं। और एक इसके सिद्धांत से यह भी निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि पहले उद्दीपक आता है और बाद में अनुक्रिया की जाती है।
यानी पहले मछली के मांस का वह टुकड़ा दिखेगा तो ही वह उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। आपको सरकारी मास्टर का पद दिख रहा है तभी आप यहाँ पर क्लास देख रहे हो, अन्यथा आप ये नहीं देखते। तो ये क्या करता है कि पहले क्या आता है, उद्दीपक आता है, उसके बाद क्या की जाती है, अनुक्रिया की जाती है। इनके सिद्धांत से यह दो निष्कर्ष आपको ध्यान देने हैं। दो निष्कर्ष में पहला कि बार बार प्रयास से करने से त्रुटियों में कमी आएगी और अंत कार्य को सीख जाएंगे। और एक इनका सिद्धांत से निष्कर्ष ये ध्यान दे लेना है, क्या ध्यान देना है कि पहले उद्दीपक आता है, बाद में अनुक्रिया की जाती है। और उद्दीपक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग थॉर्नडाइक ने, मूल अर्थ है प्रेरक है, और प्रेरक शब्द मैकडूगल ने काम में लिया था। और अनुक्रिया क्या होती है, और उसके बाद आपने इसके सिद्धांत के महत्व देखे और उसके बाद दोष देखे। ठीक है, यहाँ तक धन्यवाद। अगली वीडियो के अंतर्गत अपन जो आगे के सिद्धांतों की चर्चा करने वाले। ठीक है, दोबारा आप जो भी एक बार बता देता हूँ कि जो भी आपके कोई भी यहाँ जो अपना सिद्धांत पढ़ा है अपने, आपके कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और उनका हम अगली जो क्लास होगी वीडियो के अंतर्गत में यदि आपके कोई डाउट है तो वहाँ पर उसका समाधान कर दूँगा। और आप क्लास अच्छी लग रही है आपको तो आगे भी आप इनको शेयर करते रहना। ठीक है, और ध्यान से देख करके आप इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, धन्यवाद।